हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग फिर से महाजनपद काल के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार उत्तर वैदिक काल में लोगों ने कबीलों में रहना प्रारंभ किया था और ये कबीले धीरे धीरे जनपद और ये जनपद महाजनपद में कैसे परिवर्तित होते चले गए और इन जनपदों में कभी अपने स्थायित्व कायम रखने के लिए तो कभी अपने क्षेत्र विस्तार के लिए संघर्ष हमेशा चलता रहता था। तो आइए महाजनपद का संक्षिप्त परिचय को जानते हुए इसके प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? यानी इन चार ऑप्शंस में से सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव कौन सा नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसका कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, क्योंकि उसने यूनान को भारत की रियासत वो बना ही नहीं पाए। दोस्तों, यूनान का जो शासक था मैसेडोनिया का रहने वाला सिकंदर, जब भारत के उत्तर पश्चिम अर्थात पंजाब प्रांत के रास्ते भारत में प्रवेश करता है तो उस समय उत्तर भारत पर मगध साम्राज्य का शासन था, जिसका सम्राट घनानंद बहुत ही शक्तिशाली और सुसज्जित सेना का स्वामी था। इसलिए सिकंदर की सेना ने मगध की सेना से युद्ध करने से ही मना कर दिया था और सिकंदर 325 ईसा पूर्व स्थल मार्ग के रास्ते वापस चला गया और रास्ते में ही 326 ईसा पूर्व में उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो गई। तो वो उत्तर भारत के आगे वो बढ़ ही नहीं पाया, वो संपूर्ण भारत पर शासन कर ही नहीं पाया। इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाई, ये गलत हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन ही सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो चार ऑप्शंस में देखते हैं क्या सही होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मगध। यानी कि निम्नलिखित राजवंशों में से मगध राजवंश यानी मगध साम्राज्य ऐसा था जहां गणतंत्रात्मक शासन न होकर राजतंत्रात्मक शासन था, यानी कि वहाँ वंशानुगत शासन था। बाकी कपिलवस्तु, कुशीनगर और वैशाली, इन तीनों जगह गणतंत्रात्मक ही शासन था। वैशाली में तो लिच्छवियों के द्वारा विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया था। तो मगध ही ऐसा राज्य था जहाँ पर गणतंत्रात्मक नहीं बल्कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। तो ये डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? यानी चार ऑप्शंस में से स्थायी सेना रखने वाला सैन्य किसे कहा जाता था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, बिंबिसार। यानी बिंबिसार को ही स्थायी सेना रखने वाला या सैन्य कहा जाता था। इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों में बहुत कन्फ्यूज़न है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो इसका देखते हैं चार ऑप्शन में सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, महापद्मानंद। यानी उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी महापद्मानंद को कहा जाता था, जो आपका मगध साम्राज्य का शासक था। यानी नंदवंश का संस्थापक माना जाता है महापद्मानंद को, जिसके पास भयानक और सुसज्जित अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताया जिसने युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो चार ऑप्शंस में देखते हैं सही क्या होगा। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मगध। मगध साम्राज्य में ही सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर हाथियों का युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि मगध के जंगलों में हाथी आसानी से और बड़ी मात्रा में उपलब्ध थे। इस वजह से मगध के सम्राट ने बड़े पैमाने पर हाथियों का युद्ध में इस्तेमाल किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, मगध।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस ही ऐसा इतिहासकार था जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। बाकी नियाकर्स, एनासिक्रिटस और एरिस्टोबुलस इतिहासकार जो थे वो सिकंदर के साथ भारत आए थे। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, हेरोडोटस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ, यानी गृहपति का अर्थ पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस में देखते हैं गृहपति का अर्थ क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका, धनी किसान। यानी गृहपति का अर्थ धनी किसान होता था। महाजनपद काल में आपको गृहपति यानी धनी किसान को गृहपति की संज्ञा दी जाती थी। इसका सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता को मारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। उसने यानी सत्ता प्राप्ति के लिए, अपने राज्यारोहण के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और खुद भी अपने पुत्र द्वारा, यानी उदयन उसका पुत्र था, उदयन के द्वारा भी मारा गया। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, यानी हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, अजातशत्रु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र आपका वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही ऑप्शंस देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन यानी जवाब हो जाएगा आपका डी, लिच्छवी। इन 4 ऑप्शंस में लिच्छवी ही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। बाकी मौर्य, नंद और गुप्त वंश आपका राजतंत्रात्मक शासन थी। यहाँ पे ये वंशानुगत शासन यहाँ चलता था। तो विश्व का पहला गणतंत्र आपका लिच्छवी में स्थापित, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सिकंदर के आगमन के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किस एक का शासन था? तो इसका 4 ऑप्शंस में देखते हैं सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा नंदवंश। यानी कि सिकंदर के आक्रमण के समय आपका उत्तर भारत पे नंदवंश का शासन था। दोस्तों सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय आपका उत्तर भारत पे मगध साम्राज्य पर आपका नंदवंश का शासक था, जिसका अंतिम राजा घनानंद उस वक्त शासन कर रहा था, जो अपने वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नंदवंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं क्या सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, मगध। मगध ही आपका 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। यानी 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली आपका राज्य मगध था, जिसका विस्तार यानी क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा था और इसके पास बहुत ही विशाल सेना भी थी। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, मगध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो ऑप्शंस देखते हैं 4 में क्या सही होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार। यानी कि बिंबिसार ही ऐसा सम्राट था जिसने अंक को जीतकर अपने राज्य में, मगध राज्य में मिला लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिंबिसार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पटना का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए। इसका पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, जिसको
उदयन ने आपका गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर किला के निर्माण करके पाटलिपुत्र का आपका पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। बाकी गिरिब्रज भी वहाँ मतलब मगध साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है। पाटलिपुत्र आपकी दूसरी राजधानी है और गिरिब्रज या राजगिरी पटना यानी मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। गांधार और श्रावस्ती इसका नहीं होगा उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शंस देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन श्रेष्ठीन। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन की संज्ञा दी जाती थी। तो इसका ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा श्रेष्ठीन। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम सिक्के किसके बने होते थे? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। तो 4 ऑप्शंस में ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चांदी के। सेलखड़ी के सिक्के तो आपके हड़प्पा काल में बनते थे और तांबा और सोने के सिक्के आपके उसके बाद काल में या उस काल में भी चलते थे, किंतु प्राचीन भारत में आपके चांदी के सिक्कों की प्रधानता थी, यानी चांदी का बड़े पैमाने पर सिक्के के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी के, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, यानी उत्तरी पांचाल की राजधानी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। पांचाल 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। बाकी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर आपका कुरु राजवंश की राजधानी थी और मथुरा सुरसेन की। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा अहिछत्र, यानी उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंपा किसकी राजधानी थी? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंपा अंग की राजधानी थी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सी थी? तो दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर अश्मक महाजनपद थी, जो दक्षिण भारत में आपका इकलौता महाजनपद थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अश्मक, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद थी। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इन ऑप्शंस में बी ऑप्शन अजातशत्रु, यानी कि अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी को जीतकर अपने राज्य यानी मगध के साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका क्या सही जवाब होगा दोस्तों। तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, यानी हर्यक वंश का अजातशत्रु था। हर्यक वंश ऐसा वंश है दोस्तों जिसने अपने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने पिता की हत्या की थी। तो इस वजह से इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु को मारकर सत्ता प्राप्त की थी। तो ये हर्यक वंश का था। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा हर्यक वंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अजातशत्रु। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महापद्मानंद, यानी नंद वंश का जो संस्थापक था उसे ही अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता है। इसे ही उग्र सेना या भयानक सेना का स्वामी भी कहा जाता था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा
महापद्मानंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था। दोस्तों उज्जैन आपका अवंतिका यानी अवंती दो भागों में विभक्त थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, जिसका उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, जो आज का मालवा, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, वहाँ अवस्थित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवंतिका। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? यानी द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन कालाशोक। यानी द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। वहीं द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी शिशुवंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में, तथा तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था, तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में ही किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन आपका वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। शिशुनाग ने अवंती और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद उसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। इसके पहले मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, लेकिन जब शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली बनाया तो इसके उत्तराधिकारी जो कालाशोक था यानी उसका पुत्र, उसने अपने शासनकाल में पुनः राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र को बना लिया। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका वैशाली, यानी शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। तो ये थे दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि महाजनपद काल से संबंधित थे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।